Hello, my dear students of class 10th. Welcome back. And we have started biology in the last session. And with this new technique, I hope you're enjoying the lectures far more. And we promise to make it more awesome in the coming days. So with the advancement of technology and use of different tools, we'll definitely try to create a wonderful learning experience for you student. Anyways, for this session, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बायोलॉजी में न्यूट्रिशन का एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था विद वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉफिक, हीटरोट्रॉफिक, देन सिम्बायोटिक एंड parasitic and all types of saprophytic mode of nutrition. Today we are starting with the complex form of nutrition, that is known as holozoic way of nutrition. The holozoic way of nutrition includes 5 major steps of overall nutrition process. इस overall nutrition process को 5 different steps में divide किया गया है और इन 5 different steps में से सबसे पहला step जो है that is known as ingestion. Ingestion means to ingest or to take or to engulf food, that is known as ingestion. That is taking of the food in form of maybe it's chewing or sucking or swallowing. बहुत simple, आपने जो बहुत small organisms होते हैं unicellular organisms के लिए last year जब आप 9th standard में था तब आपने endocytosis term के बारे में सुना होगा, where the cell engulfs the food. Endo, that is inside, cytosis means the cell engulfs the food. और उसके भी 2 divisions आपने पढ़े होंगे. आई होप आपको सबको स्कूल में बताया गया होगा, लेकिन नहीं बताया तो समझिए. That is of 2 types. One is phagocytosis, when the cell eats something, that is solid food को cell engulf करती है. And the other is pinocytosis, when the cell drinks something, that is cell drinking, where the cell sucks the liquid food, जिसे हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं. तो ये सेल का जो फूड को इनगल्फ करना है, ये फर्स्ट स्टेज बनाता है, दैट इज नोन एज इंजेशन. हम हायर ऑर्गेनिज्म में इंजेशन के डिफरेंट मोड्स देखेंगे, लेकिन जब हम बहुत सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, सो दिस इज नोन एज इंजेशन. द सेकेंड फेज आफ्टर दिस इंजेशन इज नोन एज डाइजेशन, where this ingested food is, which is complex obviously, it is broken down to simpler substances. तब तक उसे simpler या simplest form में break किया जाता है तब तक कि वो जो cellular level पे उसका utilization जो है वो उस level तक नहीं पहुंच जाए. ठीक है ना. तो वो digestion तब तक उसको break किया जाएगा simplest form तक, जो organism directly use कर सके, instantly use कर सके, that is known as digestion. जैसे हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट को रेडिली यूज नहीं कर सकते, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज व्हाट, ग्लूकोज, उसको उस फॉर्म तक ले जाना होगा. ठीक है ना. ये एक एग्जांपल मैंने आपको कोट किया है. इसके बाद वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो जिस जगह डाइजेस्ट हुआ है उसके बाद अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा. अदरवाइज जहां वो ट्रांसपोर्टेशन के लायक होके और बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचे, इसलिए उसको एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम तक एब्जॉर्ब करना होता है. सो डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, वेयर द एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द गट, दैट इज द रीजन वेयर द डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस टू रीच टू बॉडी टिश्यूज. अगर वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये टिश्यू लेवल पर है, ठीक है ना, उस कंडीशन में देन वो जब वो वहां पहुंच गया है तब उसके बाद में एसिमिलेशन का मतलब है कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. अल्टीमेटली फूड आपने कंज्यूम क्यों किया है, ठीक है ना, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, वॉट एवर द यूज में बी, इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टिश्यूज. एंड इन द एंड जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है इट हैज टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट फॉर्म्स, दैट्स व्हाट वी कॉल इजेशन और एक्सक्रीशन. तो ये 5 स्टेप्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो आपने पीछे देखा, दैट इज इंजेशन, देन डाइजेशन, then absorption, this assimilation, and then egestion. Then it is known as what, holozoic way of nutrition. All the complex organism and many unicellular organisms, they perform this way of nutrition. ऐसा वो करते हैं. अब इस जो प्रोसेस हमने देखा इसमें इंजेशन तो हमने देख लिया, phagocytosis and pinocytosis. डाइजेशन भी डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है. द वन इज इंट्रासेल्युलर, एज द नेम सजेस्ट, इंट्रा दैट इज इनसाइड, सेल्युलर मींस सेल के अंदर. ये आपके सामने एक सेल है और यहाँ ये सेल जो है ये फूड को इंजेस्ट कर रही है. कैन यू सी दैट?
इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ इंजेस्टिंग कि यहाँ से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसको अपने अंदर लेके और एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल बना देती है, ठीक है ना। इस फूड के जो फूड है इस वैक्यूल के अंदर ट्रैप्ड है। एंड देन आपने 9th स्टैंडर्ड में गोल्जी एपेरेटस के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से वो लाइसोसोम्स को जनरेट करती है। जरूरत हुआ तो हम इसको होता हुआ एक बार देखेंगे वापस से कि हाउ इट एंटायर थिंग्स हैपन। आई होप आपको ये बताया गया होगा 9th स्टैंडर्ड में कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विद द हेल्प ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स जो होते हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं विच इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और फिर वो गोल्जी एपेरेटस जो एक पैकेजिंग बॉडी है वो अल्टीमेटली उसकी चारों तरफ की मेम्ब्रेन का फिनिशिंग टच देके लाइसोसोम्स जनरेट करती है। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो फूड वैक्यूल यहाँ आई है, ये जो फूड वैक्यूल यहाँ बनी है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स से दिए जाएंगे, तो यहाँ ये डाइजेशन हो रहा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में ब्रेक करना, लेकिन ये कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, विद इन इनसाइड दिस सेल दिस इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है ना। हालांकि इसके बाद के सारे स्टेप्स भी यही होने, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सब अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल लेके, लेकिन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डाइजेशन इज नोन एज इंट्रासेल्युलर, ठीक है ना। ऑल फ्री लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, चाहे वो अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, चाहे वो और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है ना, वो अपनी सेल के अंदर ही सब चीजों को, इस तरह के डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट रखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज एन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। एक अमीबा की हेल्प से हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि अमीबा ओवरऑल होलोजोइक न्यूट्रिशन को कैसे फॉलो करता है। सो अमीबा जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसा हमने कहा होलोजोइक है, और इसके फूड में माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, डायटम्स हैं, डेस्मिड्स हैं, ये सब उसके बहुत माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं। तो ये अमीबा जब इस फूड को यहाँ सेंस करता है और इसे इसको कंज्यूम करना है, सो द प्रॉब्लम ऑब्वियसली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बेसिक प्रॉब्लम है कि उसकी बॉडी में कोई इसको ओपनिंग नहीं है जहां से वो फूड इनगल्फ कर सके, क्योंकि दिस कुड बी अ क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट कि वो इस फूड को इंजेस्ट करेगा, आपने बोला इंजेस्ट करेगा, लेकिन कहां से इंजेस्ट करेगा, ये पूरी बॉडी यहाँ है, इसमें किस जगह से वो इंजेस्ट करेगा। तो इंजेस्ट करने के लिए इसमें कोई ओपनिंग ही नहीं होती, दिस इज अ प्रॉब्लम। एंड द अदर प्रॉब्लम इज कि चलिए इसको अंदर ले भी लिया किसी तरह से, तो वेस्ट को एक्सक्रीट करने की भी कोई ओपनिंग नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज इट हैज नो माउथ एंड नो एनस, देयर इज नो ओपनिंग, नो एग्जिट पॉइंट, और दिस प्रॉब्लम इज wonderfully solved by using the pseudopodium या plurally pseudopodia false feet। हालांकि एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है इस अमीबा में, बट इट इज डन बाय दिस, ये इसका एक एक्स्ट्रा यूज भी है। आप देखिए किस तरह से फूड को इनगल्फ करने के लिए दोनों साइड में ये जो है स्यूडोपोडिया डेवलप हुए हैं, और फूड को अपने अंदर लेके ये दोनों साइड के स्यूडोपोडिया मर्ज हो जाएंगे और एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल, एक टेम्परेरी स्टमक यहाँ जनरेट कर देंगे, एक तरह से कहना चाहिए। दैट इज नोन एज व्हाट, फूड वैक्यूल, ये यहाँ पर जनरेट हो गई। दिस इज known as engulfing food, and क्योंकि solid food engulf किया, we call it phagocytosis जैसा हमने कहा। तो ये डाइजेशन मतलब ये इंजेशन ऑफ फूड यहाँ हो गया। अब इस फूड वैक्यूल में आप फोर्थ स्टेप में देखिए कि सारे एंजाइम्स यहाँ पर जो हैं वो अंदर माइग्रेट करेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो अभी हमने लाइसोसोम से आते हुए देखे थे, और वो इसको डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। सो सेकंड फेज हो गया इंजेशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन के बाद ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ इस साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिकॉज द ऑर्गेनिज्म इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। तो यहाँ से डिफ्यूजन से ये फूड यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहीं पर ये यूटिलाइज यानी एसिमिलेट होगा, और एक्सक्रीशन जो है इजेशन, उसका सिंपल वे देखिए कि ये जो फूड वैक्यूल है कॉर्नर पे जाके यहाँ किसी भी कॉर्नर पे जाके बर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें ओपनिंग भी नहीं थी, ठीक है ना। तो यहाँ कॉर्नर पे बर्स्ट हो गई। तो लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन कितना आसानी से हो गया। कैन यू सी दैट, ठीक है। तो ये हमने एक अमीबा के लिए देखा, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स तो यूनिसेलुलर नहीं है, देयर आर मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो वहां क्या होगा उसे समझते हैं। तो वी टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में आपने देखा होगा टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ माउथ ओपनिंग होती है अगेन, लेकिन इसमें भी कोई एग्जिट नहीं है। और इस ओपनिंग के अंदर अगर आपको ध्यान हो, अपने 9th स्टैंडर्ड में जब डायवर्सिटी चैप्टर पढ़ा है, तो इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसे सीलेंट्रॉन भी कहते हैं, और उस वजह से हाइड्रा को सीलेंट्रेटा या निडेरिया का मेंबर कहा गया है। अब ये जो पूरी सीलेंट्रॉन है, इसको अगर मुझे देखना हो तो मैंने इसका एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है, और इस ट्रांसफर सेक्शन से यहाँ पर ये बाहर का हिस्सा
और मतलब ये जो इसकी बॉडी का जो ये स्ट्रक्चर है ये, और ये अंदर एक कैविटी जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये सीलेंट्रॉन कहते हैं, आई होप आपको पूरी तरह से विजिबल होगी, जिसमें इसने टेंटिकल से पकड़ के फूड अंदर इनगल्फ किया है। तो फूड जो है आप नोटिस कीजिए कि फूड इस कैविटी में है, सेल के अंदर नहीं गया है, इस कैविटी में है। सो इट इज नॉट इनसाइड द सेल, it is outside the cell but in the cavity. This form of digestion now will be known as extracellular, क्योंकि डाइजेशन यहां होगा, ये सेल के अंदर नहीं जाएंगे। सी दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए जो फूड जो वो कंज्यूम कर रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सेल्यूलर लेवल पर एंटर नहीं हो सकता, दिस हैज टू बी वेल अंडरस्टूड। तो उसको इन सेल्स के बाहर यहाँ इस रीजन में जैसे गट या एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, हालांकि यहाँ तो हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहेंगे, इसमें इसे डाइजेस्ट किया जाएगा। तो जो सेल्स हैं, ये जो कैविटी की सेल्स हैं, यहाँ से एंजाइम्स यहाँ सिक्रीट किए जाएंगे और यहीं पर इसका डाइजेशन होके, और डाइजेशन होने के बाद यहाँ से उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और अल्टीमेटली वेस्ट जो है वो यहीं इस माउथ, कॉमन ओपनिंग है, माउथ भी और एनस भी, यहाँ से इसे एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, इजेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टेप्स देखते हैं। डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द सेल, इंट्रासेल्युलर में सेल के बाहर है। ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स, बस इसमें स्पॉन्जेस इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग स्पॉन्जेस, दे कैरी आउट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एज इट इज मेंशन्ड हियर। दे हैव आइदर कैविटी एज इट इज सेड, अ ट्यूब, this is a tube or a cavity, or an elementary canal depending upon कि कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स, तो हमारी बॉडी में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं होगी, पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल होगी which receives the ingested food, फूड यहाँ अंदर पहुंचेगा। The digestive enzymes are poured over the food, यहाँ इसके ऊपर भेजे जाएंगे, एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द सेल। तो ये जो सेल्स यहाँ दिख रही है इसको और मैग्नीफाई करके सेल्स बनाया गया है, जो यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड होगा यानी इस वाले रीजन में उसको एब्जॉर्ब करेंगे और फाइनली उसको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। तो एज यू कैन सी प्रोसेस तो वही है, इंजेशन दैट इज टेकिंग इनसाइड द फूड, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन। बस फर्क इतना है कि डाइजेशन सेल्स के बाहर इस कैविटी में हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। इज दिस ओके? देखिए, हम जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको इनिशियली भी मेरे पुराने लेक्चर में कहा है कि बायोलॉजी को और अच्छे से समझने के लिए हमें हमारे नॉर्मल फैक्ट्स से थोड़ा सा आगे निकलना होता है। दैट मेक्स द टॉपिक अटरली इंटरेस्टिंग, और उसके और अच्छे इंटरेस्ट के लिए अगर हम वो फैक्ट्स जोड़ रहे हैं तो वो हमारे नॉलेज पूल को एनरिच करता है, वो हमें बाकी स्टूडेंट से कॉन्फिडेंट बनाता है। ठीक है ना? तो हम अगर कहीं थोड़ी सी एडिशनल, बहुत थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो उसको लेने में हम हेजिटेट नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम उसके लिए ग्रीडी होने चाहिए। ठीक है ना? ग्रीड नॉलेज के लिए कभी भी बुरी नहीं होती, बाकी चीज़ों के लिए डेफिनेटली बुरी है। ठीक है ना? एंड अनटिल एंड अनलेस हम उस नॉलेज को गेन करने का कोई रॉन्ग वे एक्वायर नहीं करते, देन दैट ग्रीड इज वेरी गुड। ठीक है ना? और वो ग्रीड ही हमें फिर उस नॉलेज को फर्दर शेयर करने में हेल्प करती है, मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है? तो हम आगे भी बायोलॉजी में क्या, पूरी साइंसेस में भी, जहां जहां हमें ऐसा लगेगा लर्निंग प्रोसेस में हमारे कि जहां कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को मजा आ रहा है, मौका मिल रहा है, विल डेफिनेटली डू दैट। ठीक है? तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इस प्रोसेस को समझ गए मेरे ख्याल से। तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस एंटायर होलोजोइक कॉन्सेप्ट टू ह्यूमंस। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ इन ह्यूमंस we follow these all steps of nutrition. So human digestive system को समझने से पहले जो हमारी human digestive system की elementary canal है, और वो जो हमने भी जैसे हाइड्रा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखी, तो हम उससे कितने ज़्यादा एडवांस्ड हैं वो हम देखते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ऑब्वियसली वो रीजन जहाँ डाइजेशन होगा, और उस डाइजेशन को सपोर्ट करने वाली कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हम तो और एडवांस हो गए हैं क्योंकि हमारे उस एलिमेंट्री कैनाल या उस कैविटी में जहाँ डाइजेशन हो रहा है, उस डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए दूसरी कुछ ग्लैंड्स हैं जहाँ वो डाइजेस्टिव जूसेस बन के और स्टोर हो रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वहाँ आएंगे। ठीक है? तो लेट्स सी, बिना देर के हम समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल, बहुत सारी चीजें हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है वो ऑन एन एवरेज किसी पर्सन में 6 to 9 मीटर लॉन्ग हो सकती है। अब आप अंदाजा लगाइए 6 to 9 मीटर कितना होता होगा। अगर मैं पूरा अपना हाथ इस तरह से लंबा करता हूँ, पूरा दिस एंटायर इज ऑलमोस्ट 1 मीटर, ऐसे 9 मीटर, ऑलमोस्ट 6 to 9 मीटर, मतलब बहुत ज्यादा। और वो सिर्फ
यहाँ इस गले से, यहाँ से शुरू होके माउथ कैविटी से ऊपर से शुरू होके और एनस तक, केवल इतने रीजन में जो है वो पूरा 9 मीटर लॉन्ग जो रीजन है वो होगा एलिमेंट्री कैनाल का, एंड विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज पोर्शंस जो यहाँ बताए गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर वो एलिमेंट्री कैनाल का होगा, ठीक है ना। दैट कंसिस्ट ऑफ माउथ, देन ईसोफेगस, ये फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके भी 3 पोर्शंस, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, दैट इज सीकम, कोलन एंड रेक्टम एंड देन एनस। हो सकता है इनमें से कुछ नाम आपको एनसीईआरटी बुक्स में ना मिलें, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हम हमारे स्टडीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन सब पोर्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका एक सिंपल सा मैंने एक बेसिक फैक्ट मैंने आपको बताया, इट्स वेरी लॉन्ग, और उसमें भी इफ यू विल स्टडी लेटर कि हर्बीवोर और कार्निवोर की एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ में और फर्क होता है, दैट विल बी स्टडिंग। देखिए क्योंकि हमें सारे पोर्शंस के बारे में पढ़ना है तो विद इन 1 लेक्चर इन सब कुछ समझना मुश्किल होगा। तो हम आज तो मेरे ख्याल से माउथ, ईसोफेगस तक की ही बात कर पाएंगे, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज में भी, तो हम स्टेप वाइज इसको लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हर एक पार्ट में बहुत सारी चीजें समझने लायक हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पोर्शन, दैट इज माउथ। हम एक डायग्राम से पहले इन सारे पोर्शंस को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है ना। दिस इज माउथ कैविटी, ठीक है, और माउथ कैविटी में यहाँ कुछ सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं वो दिखा रखी हैं। देन देयर इज दिस टंग, और ये माउथ कैविटी है और ये नेजल पैसेज है, ठीक है ना। माउथ कैविटी और नेजल पैसेज के बीच में ये हिस्सा पैलेट, ये बोनी होता है। आप टंग को अगर ऐसे ऊपर टच करेंगे तो यू विल रियलाइज कि दिस इज पैलेट व्हिच इज सेपरेटिंग योर माउथ एंड नेजल पैसेज, एंड दिस इज द रीजन जहां पर ये दोनों पोर्शंस हैं ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। ये फूड की जो कैविटी है वो यहाँ है, एंड नेजल पैसेज जो है वो अल्टीमेटली यहाँ आता है, यहाँ आगे इस डायग्राम में देखिए। अब दिस इज समथिंग स्ट्रेंज कि एयर यहाँ से और इधर आती है और फूड इधर जाता है, सो देयर इज दिस क्रॉस रोड, इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज ईसोफेगस, कुछ पार्ट्स मैंने अभी आपके बारे में इसमें डिस्कशन नहीं की है। दिस इज स्टमक, this is small intestine, it's highly coiled, and this is large intestine. This is strange, small intestine is very large and large intestine is not that large. So जो name का difference है वो इनके diameter में, thickness में है, we'll see to that. यहाँ इस diagram में देखिए there are few accessory glands. This is liver, some people call it liver also, and that is very helpful to maintain the vitality of the life of the person. That's why this is pancreas, this is heterocrine gland, and then we have salivary glands over here. So there are so many things that we have to study, और हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे। But let's start from this initial portion, that is mouth. तो इसे अच्छे से समझने के लिए हम माउथ को खोल के देखेंगे, ठीक है ना। तो एंटायर माउथ कैविटी को हम पूरा ओपन अप करके देख रहे हैं और हमें समझ में आता है बहुत सारी चीजें हैं, they have been labeled, numbered, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ये अपर एंड लोअर लिप्स के बाद में अंदर का हिस्सा जो है, दिस एंटायर पोर्शन इज नोन एज माउथ कैविटी और बकल कैविटीज आल्सो। इट इज अ हॉलो स्पेस फॉर च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को च्यू करने के लिए बहुत हेल्प करता है मतलब ये रीजन। और इस रीजन को एक साइड व्यू से भी अगर हम देखना चाहें तो वी कैन सी, साइड व्यू से हम देख सकते हैं ये रीजन जो है बिना खुले ये वाला रीजन, दिस इज माउथ कैविटी। और इस माउथ कैविटी में जो च्यूइंग है और एक बहुत प्रिलिमिनरी डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए 1, 2 और ये 3 पेयर इस सलेवरी ग्लैंड्स के हैं, जिसमें ये पहला पेयर आपकी जीभ के नीचे होता है, टंग के नीचे। वी कॉल इट सबलिंगुअल, जीभ के नीचे, लिंगुआ, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज ऐसे बना है वर्ड है ना, लिंगुअल मीन्स टंग हेल्प्स यू टू स्पीक ऑल्सो, ओके। तो ये रीजन जो है दिस इज सबलिंगुअल, ऐसे 2 पेयर होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। आप अपनी टंग को ऊंचा करके और नीचे इसको देख सकते हैं, डार्क कलर पे दिखती है। द सेकेंड वन इज सब मैग्जिलरी, यहाँ ये आपके जॉ यहाँ होंगी, ये सब मैग्जिलरी ऑब्वियसली दोनों साइड में। एंड द थर्ड वन इज पैरोटिड, ये कान के नीचे यहाँ इस जगह पर होंगी, ठीक है ना। ये 3 सैलिवरी ग्लैंड्स के पेयर हैं और ये तीनों ट्यूब्स की हेल्प से, देखिए इफ यू कैन सी द सैलिवरी ग्लैंड की ट्यूब, सैलिवरी डक्ट ट्यूब, इनसे इस माउथ कैविटी में ओपन हो रही है। यानी यहाँ जो भी सलाइवा बनेगा वो इस ट्यूब या डक्ट के थ्रू यहाँ पहुंचाया जाएगा। बट इसे ध्यान रखिएगा कि दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। यहाँ फूड
का होना जरूरी नहीं है सलाइवा सिक्रीट करने के लिए। सलाइवा के सिक्रीशन के लिए फूड की प्रेजेंस डेफिनेटली, बट फूड की थॉट, फूड का व्यू यानी साइट, फूड की स्मेल, फूड का टेस्ट, और या फिर और कुछ नहीं तो आपकी बॉडी क्लॉक, दैट इज टाइम, इवन दैट मच इज एसेंशियल सफिशिएंट टू सिक्रीट। यहाँ पर वो जो है वो सलाइवा सिक्रीट हो जाएगा। नाउ दिस इज समथिंग स्ट्रेंज। सलाइवा के सिक्रीट होने के लिए हम नहीं कहते मुंह में पानी आना, तो दैट इज व्हाट, दैट इज सलाइवा। तो उसके लिए फूड के बारे में सोचना ही सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड आपकी बॉडी क्लॉक इस तरह से डिजाइन करिए। बॉडी क्लॉक का मतलब है आपके फूड को इनगल्फ या इंजेस्ट करने की टाइमिंग्स जो हैं वो बड़े फिक्स हैं। आपके ब्रेकफास्ट की, आपके लंच की, आपके डिनर की टाइमिंग फिक्स होने की वजह से देयर इज अ वेरी कॉमन सिस्टम जिसको आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, एंड दैट फॉर्म्स योर बॉडी क्लॉक। आप उस समय फूड को कंज्यूम करें या ना करें, फूड वहां है या नहीं है, ऑटोमेटिकली सलाइवा वहां पर सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी कॉल बॉडी क्लॉक, ठीक है ना। सो दिस इज समवॉट रिलेटेड टू सलाइवा। अब सलाइवा क्या करता है ये तो हम आगे डाइजेशन वाला पोर्शन तो देखेंगे, लेकिन एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है कि सलाइवा फूड को सॉफ्ट करता है, वो उसको स्वॉलोइंग में हेल्प करता है, गल्प करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये तीन मैंने जो सलेवरी ग्लैंड्स थी उनके बारे में आपको बताया। अब यहाँ आपको और क्या दिखाई दे रही है, यहाँ आपको टीथ दिख रहे हैं, जॉज दिख रहे हैं, आपको टंग दिख रही है, ये जॉ की बड़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, ये पैलेट आपको दिख रहा है, और ये पीछे ये हिस्सा, ठीक है ना, ये यूवुला कहलाता है, क्रो टंग भी इसे कहते हैं, यूवुला। इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, अभी अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ माउथ कैविटी में बकल कैविटी और ये दो चीजें हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं सलेवरी ग्लैंड्स। अब हम आगे समझते हैं कि इसमें और क्या है। तो आप नेम देखिए, जैसे टंग है, पैलेट है, जॉज है, टीथ है। तो यहाँ मैं उनके बारे में आपके सामने बात कर, दिस इज अ वेरी बैड मैनर टू शो टंग, बट फाइन, हमें समझने के लिए टंग तो देखनी होगी। इट्स फ्लैशी, इट्स मस्कुलर। आपको क्या क्या पता है टंग के बारे में? अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ तो कहता है टंग इज टू टेस्ट फूड, लेकिन और टंग क्या करती है? आप सोच के देखिए, टंग बोलने में हेल्प करती है। बिना टंग की हेल्प के, टंग के मूवमेंट के, आप कौन सा अल्फाबेट बोल सकते हैं? आप सोच के देखिए, ठीक है ना। और क्या आप बोल पाएंगे, है ना? नहीं बोल सकते ना, तो टंग वी नीड। मैं क्यों कह रहा हूँ भी आपको समझ में आएगा, मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम टंग हेल्प्स यू टू मेस्टिकेट और च्यू फूड। कभी आपने नोटिस किया है कि खाना खाते समय आपकी टंग जो है वो फूड को यहाँ वहां इधर उधर लेके जाती है? इट इज द टंग दैट थिंक्स। और मजे की बात है, इस बारे में आप सोचते नहीं है। खाना खाते समय आप ये सोचते थोड़ी कि फूड यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, टंग से ले जा रही नहीं। इट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। और अच्छी बात है, हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है उस समय आपकी टंग जो है वो टीथ के बीच में आ जाए, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। एनीवे, टंग आपको ये सेंस करने में भी हेल्प करती है कि फूड जो है अटका कहाँ पर है, ठीक है ना, टीथ के बीच में। दिस इज समथिंग फनी, बट टंग के बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं, ठीक है। और टंग बोलने में तो डेफिनेटली हेल्प कर रही है। उसके अलावा जो डाइजेशन से रिलेटेड पार्ट है, दैट इज इट हैज टेस्ट बड्स, ठीक है ना। और टेस्ट बड्स की भी खासियत है कि जो स्वीट टेस्ट बड्स हैं वो टिप पर हैं, सार साइड में है, और सॉल्टी, और जो बिटर को टेस्ट करने वाली चीज है वो सबसे आखिर में, पीछे जाके। तो कोई चीज बिटर है वो आपको तब तक पता नहीं लगती जब तक कि वो आखिर में नहीं पहुंच जाती। अल्टीमेटली फिर आपको पूरा माउथ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज sad but fine. So tongue helps you to taste food, it helps you to masticate food, it rolls here and there, food को बोलने में हेल्प करती है। अब मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टंग के बहुत सारे काम होने की वजह से हमें ईटिंग के समय टंग को स्पीकिंग का काम नहीं देना चाहिए। while we are eating we should not speak because we cannot use tongue for टू पर्पस एट द सेम टाइम। इसके पीछे एक रीजन और है, अभी हम समझेंगे। एनीवेज, पैलेट जैसा मैंने आपको बताया, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ। यू टेक द टंग, यूज द टंग टू टच इट, ठीक है ना। दैट इज, इट सेपरेट्स एयर एंड फूड चैनल्स, दोनों को सेपरेट करता है। देन कम्स जॉज, वी हैव टू जॉज, अपर एंड लोअर। एज यू कैन सी, दिस इज अपर एंड दिस इज लोअर जॉ। एंड आई गेस आप समझते होंगे कि दो में से कोई एक जॉ मूवेबल है। विच वन इज मूवेबल? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज लोअर। अपर मूव नहीं करता है,
अपर मूव करने का मतलब वो टूटा हुआ है, ठीक है ना, तो अपर मूव नहीं कर सकता। अपर वाला पोर्शन तो ये आपकी स्कल का ही पार्ट है ना, जुड़ा हुआ है। लोअर जॉ जो है वो मूव कर सकता है, और इसके लिए यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स होती हैं। आपकी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल में से एक है जॉ मसल्स, ठीक है ना। दे एंड यू हैव टीथ हियर इन जॉज, एंड ये टीथ जो हैं दे आर हार्ड स्ट्रक्चर्स इन माउथ फॉर मेस्टिकेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड। और बड़े अजीब देखिए तरीके से डिफरेंट शेप्स के जो टीथ हैं। एक हेल्दी एडल्ट में वी अज्यूम की टोटल 32 टीथ होने चाहिए, लेकिन आपकी जीके के लिए मैं बता दूं कि हर एक पर्सन में जरूरी नहीं है कि 32 टीथ हैं, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला जो टूथ होता है वो जरूरी नहीं है बाहर आए, वो डेवलप भी हो, पूरी तरह से बाहर आए और काम में आए, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं इस चीज को। तो मैं टीथ के बारे में आपको बताता हूं। ये टीथ आपके जो हैं, इस टीथ को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज इंसाइजर, जो सबसे बाहर है फ्रंट में। दीज आर 4, कैन यू सी दैट इन डायग्राम? दिस इज 1 2 3 एंड 4, ये 4 टीथ जो है, ठीक है ना। ये 4 अपर और ये 4 लोअर, अपर और लोअर जॉ में 1 2 3 एंड 4। ये इंसाइजर्स फ्लैट एंड शार्प हैं, जो किसी चीज को ऐसे चिजल, ठीक है ना, छीलने में हेल्प करते हैं, इवन कटिंग और बाइटिंग में भी हेल्प करते हैं। लेकिन ये बहुत, इनके किनारे बड़े पतले हैं, तो आप बहुत ज्यादा हार्ड चीज को यहाँ से बाइट नहीं कर सकते, ठीक है ना। यू शुड रिमेंबर दैट बहुत हार्ड चीज को आप यहाँ से बाइट नहीं, सॉफ्ट चीजों को छीलने का काम इस तरह से आप कर सकते हैं। देन कम्स पॉइंटेड जो टीथ है, कैनाइंस, ये दोनों साइड में है, कैनाइंस यहाँ है, ठीक है। और कैनाइंस जो हैं वो ये 2 हैं, और दे आर कोनिकल एंड पॉइंटेड। ये कोनिकल एंड पॉइंटेड टीथ यहाँ है, एंड दे आर मेंट फॉर टीयरिंग एंड पियर्सिंग। एज यू कैन सी कि हमारे कैनाइंस ह्यूमंस में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। वी डोंट हैव कैनाइंस लाइक अदर एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, वुल्फ, इनके जैसे हमारे कैनाइंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली वी आर नॉट वेरी मच प्रोग्राम्ड फॉर फ्लैश। दो इसमें कहीं कोई मेरी कोई, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, इट इज नॉट अ साइंटिफिकली समथिंग कोई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। बट मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि कैनाइंस जो होते हैं वो कार्निवोरस, उनके कैनाइंस काफी बड़े होते हैं, ठीक है ना, शार्प होते हैं, ठीक है ना। ना कहीं हम ऐसा समझ सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, वी डोंट ईट आउट ऑफ हंगर, वी ईट आउट ऑफ टेस्ट। तो वो दैट टेस्ट जो है वो हमें इस तरह के लिए मे भी मजबूर करता हो। एनीवेज, इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट। सो कैनाइंस जो हैं वो 2 हैं, कोनिकल हैं, पॉइंटेड हैं, और वो टीयरिंग और पियर्सिंग में हेल्प करते हैं। देन कम्स, आप पीछे देखिए थोड़े से ब्रॉड जो है वो टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रॉड जो है वो चीजों को पीसने के लिए, क्रशिंग के लिए, इट्स लाइक दिस। ये ब्रॉड के लिए वी नीड सरफेस, तो सरफेस पे रख के किसी चीज को ऐसे पीसने के लिए आप जब फूड को च्यू करते हैं तो वी डोंट च्यू लाइक दिस, वी च्यू लाइक दिस, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपका माउथ अपर, लोअर जॉ पे अपर जॉ मूव करता है, ठीक है ना, वी मूव इट लाइक दिस। तो यहाँ पर ये जो ब्रॉड सरफेसेस बने हुए हैं, वी कॉल इट कस्प। तो जो प्री मोलर्स हैं वो टोटल 4 हैं, दिस इज 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है ना। तो ये बाइकस्पिड है, एंड इट इज मेंट फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। एंड देन अगर हम और पीछे जाते हैं, थोड़े और ब्रॉड जो है वो टीथ हो गए हैं, जहां पर मोर देन 2 कस्प है, ये और ज्यादा ब्रॉड है, और ये टोटल 6 है, 3 पीछे यहाँ और 3 यहाँ, ठीक है ना, टोटल 6 है। और इस तरह से 4 and 2 6 and 4 10 and 6 16 टीथ एक जॉ में, और फिर 16 ऊपर, ऐसे टोटल 32 टीथ बनते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मोलर्स में से लास्ट वाला, ये लास्ट मोलर 1 और 1 2, और यहाँ ऊपर भी 2 4, ये अंदर ही रहते हैं, ये बाहर सब में नहीं निकल पाते, ठीक है ना। एक तरह से वेस्टिजियल हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं किसी में, देन वी कॉल कि विजडम टूथ है। हालांकि इनका विजडम से नहीं लेना देना है, लेकिन नॉर्मली सब लोगों में नहीं निकलते हैं। ऑन एन एवरेज एक पर्सन में आपको 32 की जगह 28 30, किसी के हो सकता है विजडम टूथ केवल 2 ही बाहर निकले हों, किसी के पूरे 4 आ गए हों, किसी के निकले ही नहीं हो, अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है ना। तो इन दैट वे एक ऑन एन एवरेज पर्सन में हम 28 टूथ मानते हैं। तो अगर कोई कहता ना मैं तेरे 32 टीथ जो है तोड़ सकता हूं, तो आप पूछिए कैसे, मेरे तो 28 ही है। खैर, अगेन जोक्स अपार्ट, तो मोलर्स और प्री मोलर्स और कैनाइंस और इंसाइजर्स का ये अरेंजमेंट, और ये भी डेफिनेटली हेल्प करते हैं क्रशिंग में। तो आप जब भी किसी हार्ड चीज को तोड़ना चाहते हैं, तो वो हार्ड चीज आपकी बॉडी, जो आपकी जॉज है, वो यहाँ से तोड़ते हैं।
आप क्रश यहाँ से करते हैं, आप यहाँ से नहीं करते। आपने नोटिस किया इसमें भी टंग हेल्प करती है। टंग ऑटोमेटिकली हार्ड चीज को यहाँ ले जाती है और देन आप उसे क्रश कर पाते हैं। हार्ड चीज को आप यहाँ से नहीं तोड़ते हैं, ठीक है ना। खैर, तो ये हमारे टीथ और इन टीथ का जो है अरेंजमेंट है, और इन टीथ के अरेंजमेंट को एक डेंटल फॉर्मूला से शो किया जाता है, ठीक है ना। ये भी अगेन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा नॉलेज के हिसाब से हम हमारे अपर हाफ का मतलब है ये वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। दिस इज अपर हाफ, ये लोअर हाफ, यहां से और यहां तक, दिस इज नोन एज अपर हाफ एंड दिस इज नोन एज लोअर हाफ, ठीक है ना, आधा। इन दोनों में ऑब्वियसली जो टीथ आधे हिस्से में है वही आधे हिस्से में वहां पर है, सेम है, बशर्ते अगर किसी के टीथ ब्रेक नहीं हुए हों। अगर सब सारे टीथ अवेलेबल हैं तो जितने टीथ यहाँ हैं उतने के उतने वहां हैं। तो सिंप्लीफाइड वे में हम आधे टीथ ये वाले और आधे टीथ ये वाले, यानी अपर और लोअर जॉ के टीथ को एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इंडिकेटिंग वन साइड आइदर लेफ्ट और राइट ऑफ अपर जॉ एंड दिस इज इंडिकेटिंग अगेन आइदर साइड अपर और लोअर जॉ, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट ऑफ लोअर जॉ, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है, वैसे ये नंबर कितना था आप देखिए, दिस इज 4 2 4 6, लेकिन ये आधा करने की वजह से क्या हो गया 2 1 2 3। दिस इज इंडिकेटिंग इंसाइजर्स, दिस इज इंडिकेटिंग कैनाइन्स, दिस इज इंडिकेटिंग प्रीमोलर्स, आई एम सॉरी, एंड दिस इज इंडिकेटिंग मोलर्स। तो इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स का डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने ये डेंटल फॉर्मूला इस तरह से लिखा है 2 1 2 3 2 1 2 3 और यहां लिखा हुआ है L। इसका क्या मतलब हुआ कि ये लेफ्ट साइड का डेंटल फॉर्मूला है और वो सारे दांत प्रेजेंट हैं, इसका मतलब जो होने चाहिए वैसे दिख रहे हैं। लेकिन अगर बाई चांस कहीं लिखा है 2 1 2 3 और नीचे लिखा है 2 0 2 3 और यहां लिखा है R, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है उसके राइट साइड में अपर जॉ तो पूरा है 2 1 2 3, लेकिन लोअर जॉ में 2 0 2 3 का मतलब लोअर कैनाइन मिसिंग है, लोअर कैनाइन मिसिंग है या जो भी चीज है, ठीक है ना, उसका वो टीथ है ही नहीं। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो इस डेंटल फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। आपसे मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर आपने एलिफेंट देखे, एलिफेंट में वो टस्क होता है जो ऐसे बाहर निकला होता है बड़ा सा, ठीक है। वो एलिफेंट का टस्क कौन सा टूथ है, उसका इंसाइजर है या कैनाइन है या प्रीमोलर है या मोलर है? आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और आई होप आपको इसका आंसर वैसे तो आता हो, लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो वो नेट पे सर्च करेंगे, लेकिन उतना भी दूर क्यों जाएं, हम आपको बताते हैं। दैट इज इंसाइजर्स जो है वो उसके होते हैं, ठीक है ना, एलिफेंट के। खैर, सो द डेंटल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टीथ ऑफ ईच काइंड इन वन हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें हमने डाइजेशन, पहले तो होलोजैक न्यूट्रिशन के बारे में बात की, फिर हमने उसे इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर वे ऑफ डाइजेशन के बारे में बात की, फिर हमने उसे अमीबा में और हाइड्रा में जो है किस तरह से हो रहा है देखा, फिर हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस सेगमेंट्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला सेगमेंट माउथ, और माउथ में हमने टंग, टीथ, इन सब के बारे में, पैलेट, इन सब के बारे में अभी थोड़ी बहुत बात की है। So now we are coming to this portion. Now see this कि this is your nasal passage and this is your food का जो वो है माउथ कैविटी है। और as you can see कि यहाँ आने के बाद में ये nasal passage से एयर आके और यहाँ जा रही, because this is air, ये wind pipe। Now this is something strange, wind pipe पीछे नहीं है, wind pipe आगे है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर देखिए फूड के लिए आने वाला ये फूड पैसेज ये है, दिस इज फूड पाइप। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्कुल फ्रंट में पाइप है वो विंड पाइप है और इसके पीछे विंड पाइप है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो फूड है वो जब गल्प किया जाएगा तो गल्प करने के बाद वो फूड यहाँ आएगा और ये विंड यहाँ आएगी। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये रीजन जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, सो दे आर फॉर्मिंग व्हाट, अ क्रॉस रोड, बहुत सिंपल हिंदी में हम कहते हैं चौराहा,
वो बना रहे हैं। तो क्रॉस रोड्स या जो जो क्रॉसिंग्स होती है वहां, तो वी नीड अ ट्रैफिक कंट्रोलर। इफ इट इज अ ट्रैफिक कि भाई फूड का ट्रैफिक यहाँ जा रहा है और एयर का ट्रैफिक यहाँ आ रहा है, तो वो विल गाइड दिस ट्रैफिक। क्योंकि जस्ट यहाँ पर इस जगह पर यहाँ से शुरुआत होती, देयर इज योर, ये विंड पाइप में बिल्कुल स्टार्टिंग में साउंड बॉक्स होता है, लैरिंग्स, यहाँ से साउंड बॉक्स। और फूड अगर यहाँ आ रहा है और फूड अगर यहाँ एंटर हो गया, सो दिस इज वेरी डेंजरस। क्योंकि जैसे ही वो फूड, आपने देखा होगा खाना खाते समय कई बार वो फूड अटक आपके विंड पाइप में जैसे जाता है, तो यू वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ कफिंग, बहुत तेजी से हम खांसते हैं। तो दैट हैपेंस बिकॉज दिस। तो आई होप अब आपके समझ में आया होगा कि मैं क्यों मना कर रहा था आपको कि खाना खाते समय बोलना नहीं है, व्हाई वी शुड नॉट यूज टंग। इट्स नॉट अ बैड मैनर, बट इट्स जो बैड मैनर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। इट्स लाइफ थ्रेटनिंग बिकॉज आप सोचिए कि यहां से एयर को आना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्पीक, यहां से, बिकॉज व्हेन यू स्पीक एयर हैज टू कम आउट। तो फूड अगर मान लीजिए आप खा रहे हैं, यहाँ फूड को आप च्यू कर रहे हैं इसी समय, तो यू आर यूजिंग टंग, एट द सेम टाइम यू आर यूजिंग टंग फॉर सम अदर पर्पज, यू वांट टू स्पीक। तो आप जीभ को कह रहे हैं कि तुम बोलोगी, बोलने में भी हेल्प करो, और तुम चबाओगी। एंड एट द सेम टाइम हमें यहाँ से इस एयर को यहाँ से लाना होगा, और वो एयर यहाँ से आके, और जब ऑब्वियसली व्हेन वी स्पीक एयर कम्स आउट, आप बोल के देखिए, आपको पता लगेगा कि आप हाथ ऐसे रख के बोलेंगे तो एयर इज कमिंग आउट। तो एयर बाहर आ रही है, वही वाइब्रेशन यहाँ जनरेट कर रही है, और टंग की हेल्प से ही हम बोल पा रहे हैं। हम कैसे बोलेंगे अदरवाइज? तो ऐसी सिचुएशन में इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो जो फूड है वो गलत जगह एंटर हो सकता है ना। तो पहली चीज तो फूड यहां नहीं जाए, उसके लिए वी नीड अ ट्रैफिक कंट्रोलर हो रही है। ये देखिए, दिस इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। जैसे ही फूड को यहाँ गल्प होना होता है, यहाँ फूड इस रीजन को जब टच करता है, याद है मैंने आपको बकल कैविटी के स्टार्टिंग में बताया था, पीछे एक वो क्रो टंग जैसा एक हिस्सा आपने जो देखा, ये वाला रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, दिस इज यूवुला। तो जब आप फूड को गल्प करते हैं तो फूड यहाँ टच होता है, एंड ये टच होते ही एक स्वॉलोइंग का जो रिफ्लेक्स है वो जनरेट होता है। जैसे ही फूड यहाँ टच होगा तो फूड को स्वॉलो करने का एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, और ये जो रीजन है एपिग्लॉटिस, ये रीजन जो एपिग्लॉटिस, ये यहां से नीचे की तरफ बेंड होकर इसे कवर करेगा, और ये कवर करके इसे एक तरह से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। सो दिस इज अ ट्रैफिक कंट्रोलर। वो फूड को यहाँ पर क्या करता है, इधर अंदर जाने से रोकता है एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग। आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल जिन्होंने इस तरह की कुछ एनिमेशंस डिजाइन की हुई हैं जिससे कि हम फैक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गिफी कैट जो है एक ऐसी मैंने एनिमेशन कहीं से ली है सिर्फ इसी को समझाने के लिए। तो पहले आप उसे देखिए, देन यू विल रियलाइज कि किस तरह से ये एपिग्लॉटिस, यहाँ पर ये एपिग्लॉटिस देखिए, ये इस एयर चैनल को क्लोज करता है जिससे कि फूड आराम से अंदर चला जाता है। नाउ दिस इज समथिंग ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, ठीक है, कि यहां से ये एपिग्लॉटिस को बंद करके एयर चैनल को ब्लॉक किया गया। दिस इज एयर चैनल, इसको ब्लॉक किया है, ये एयर चैनल है। एक बार फिर से देखिए, इस एयर चैनल को ब्लॉक किया गया है और फूड को सीधे फूड पैसेज में अलाउड किया है, ईसोफेगस में जाने के लिए, फूड पाइप में जाने के लिए, ठीक है। और उसका रिफ्लेक्स यहां से जनरेट होता है, जैसे ही इसको टच करेगा फूड, ये यहां से इसको बंद करके और अंदर। अब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, एज यू कैन सी, हम इसे बार बार देखें, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए व्हेन इसे हम बंद करेंगे तो एयर को हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इन दैट वे नाउ वी कैन सी दिस कि जब हम इसे बंद करेंगे एट दिस टाइम, एयर यहां से बाहर नहीं आनी चाहिए। यानी एट दैट सेम टाइम व्हेन यू आर गल्पिंग समथिंग, आप सॉलो कर रहे हैं, उस समय हम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इफ यू वांट टू स्पीक हमें इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एयर आके जाएगी जब तो हम बोल पाएंगे। So it becomes very dangerous कि when you are eating and you are speaking, आप इस फूड चैनल को डेलिबरेटली ओपन करते हैं, इस एपिग्लॉटिस को डेलिबरेटली ओपन करते हैं, आप इस ट्रैफिक कंट्रोल को जबरदस्ती कंफ्यूज करते हैं कि आपको क्या करना है। अब वो कंफ्यूजन की वजह से फूड जो है अगर वो आ रहा है और आप बोल भी रहे हैं तो इट हैज टू बी ओपन। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी कि फूड यहां आके यहां जाने की जगह कुछ पार्टिकल यहां भी आएंगे। एंड फॉर्चुनेटली अगर वो बहुत छोटा सा टुकड़ा है तो आपका ये जो डायाफ्राम है उसी समय एकदम से बहुत तेजी से ऊपर जाता है एंड यू कॉफ इस तरह से, और उसको हम निकालते हैं, ठीक है ना। कभी कभी वो यहाँ स्टिक हो सकता है, इस किनारे पर स्टिक हो सकता है और बार बार आपकी कॉफिंग की अर्ज आ सकती है, इसलिए हम पानी पीते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, सपोज आपने ध्यान नहीं रखा और एकदम से कोई बड़ा सा टुकड़ा जो है वो यहाँ आ गया, देन इट इज लाइफ थ्रेटनिंग।
I have seen people doing certain mistakes at the time of वेरी कॉमन ओकेशंस लाइक किसी का बर्थडे है, जबरदस्ती किसी को केक खिलाना है या जबरदस्ती कुछ खिलाना है. वी शुड नॉट डू दिस, एंड एट द सेम टाइम हम उसे हंसा भी रहे हैं, हम खेल भी कर रहे हैं. इट्स लाइफ थ्रेटनिंग डेफिनेटली. तो मैं बायोलॉजी के टॉपिक्स को डिस्कस करते समय इस तरह की कॉमन चीज़ों को डिस्कशन में सिर्फ इसलिए लाता हूँ क्योंकि ये हमारी अवेयरनेस है. हम दिन भर में ऐसा बहुत बार करते हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, हमारे एल्डरली लोग ऐसा करते हैं. एट द टाइम ऑफ ईटिंग वी कीप ऑन स्पीकिंग, हम मोबाइल फोन्स पे बात कर रहे होते हैं. वी शुड नॉट डू दिस, दिस इज नॉट गुड. एनीवेज, सो फेरिंग्स जो है, दिस इज द रीजन जहाँ ये फूड एंड एयर चैनल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. जो पूरा रीजन शेडेड आपको दिखाया गया है, इसके 3 रीजन है, लेकिन दिस एंटायर रीजन इज नोन एज फेरिंग्स. इट एक्ट्स एज अ क्रॉस रोड वेयर फूड एंड एयर चैनल्स क्रॉस ईच अदर, एंड एट विच epiglottis, this epiglottis, it serves as a traffic controller. This is a traffic controller. This is wonderfully explained over here. With this हम एक बार फिर से देखना चाहेंगे कि किस तरह से epiglottis जो है काम करके फूड एंड एयर चैनल को जो है वो आपस में इंटरलिंक होने से रोकता है. ठीक है ना. अब ये पीछे जो पोर्शन है दैट इज ईसोफेगस. इस ईसोफेगस, ये फूड पाइप को जो है हम इट इज अ स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब पासिंग थ्रू डायफ्राम इनटू स्टमक. ठीक है ना. डायफ्राम यहाँ होता है, उसके थ्रू होके और ये अंदर जा रही है, एंड देन इट कनेक्ट्स टू स्टमक, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारी लेक्चर का. तो आज जो हमने है एलिमेंट्री कैनाल की बिगिनिंग की है. एलिमेंट्री कैनाल की बिगिनिंग में हमने माउथ और उससे एसोसिएटेड जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, और अदरवाइज हमने फेरिंग्स में एपिग्लॉटिस के फंक्शन को देखा है. वंस अगेन बिफोर आई एंड माई लेक्चर, आई एम थैंकफुल टू दोज जिन्होंने इतने अच्छे एनिमेशंस बनाए हैं और वो इंटरनेट पे जो है लोगों के लर्निंग के लिए अवेलेबल कराए हैं. ठीक है ना. तो हमने भी हमारे जो भी जहाँ जहाँ एनिमेशंस हम यूज़ करते हैं, जो हमारे सेल्फ बनाए हुए एनिमेशंस हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपकी लर्निंग को और अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा कर सकें. ठीक है ना. तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू रीच आउट टू यू विद द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस. सो कीप लविंग आवर चैनल and share it with your friends maximum so that more friends and more students can be benefited. So we'll be meeting you soon with our next lecture continuing biology. Till then, enjoy, revise, and be ready for the question session. Okay, thank you very much.